हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो गैर नवीनीकरण संसाधनों का उदाहरण है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जो ऊर्जा के संसाधन होते हैं ये जो है वो मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो ऊर्जा ऐसी होती है जिसको कि आप यूज़ करते जाएं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो है ऊर्जा वो ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। और जैसे कि अगर बात करें कौन कौन सी है, तो जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इसको अगर आप लगातार यूज़ करते जाएं तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगी। और ऐसी एनर्जी जो कि एक दिन ख़त्म हो जाए, ऐसी एनर्जी को जो है वो गैर नवीनीकरण एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर नवीनीकरण एनर्जी कहा जाता है। और जो दूसरा भाग है इसका, जो दूसरा प्रकार है वो ऐसा होता है, ऐसी एनर्जी होती है जिसको कि आप कितना भी यूज़ करें वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि सूर्य ताप है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, जैसे कि पवन ऊर्जा है, आप इसको कितना भी यूज़ करिए ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। और इस प्रकार की जो एनर्जी होती है उसको जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सी आती हैं। जैसे कि सूर्य ताप है, जैसे कि पवन एनर्जी है, जैसे कि भूताप है, ये जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा में आती हैं। और गैर नवीकरणीय में कौन कौन सी आती हैं? तो वो आता है कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि जो है वो नवीकरणीय में आती हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी के द्वारा TRE 2 में पूछा गया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से शिफ्ट में पूछा गया था। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। अर्थात जो महासागरीय परपटी है वो किस चीज़ से मिलकर के बनी हुई है। तो वो जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर मोटाई की बात करें हम लोग कि ये जो महासागरीय परपटी है इसकी मोटाई कितनी है, तो इसकी मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच में जो है वो इसकी मोटाई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर महाद्वीपीय परपटी की मोटाई की बात करें तो जो महाद्वीपीय परपटी है ये जो है वो 30 किलोमीटर से लेकर के ये जो है वो 50 किलोमीटर इसकी मोटाई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है। तो जब जनसंख्या घटती है तो मानव और भूमि का जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। कैसे बढ़ जाता है? तो जो मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा कोई भूमि है, और इसमें जो है वो यहाँ पर मान लीजिए कि 100 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रहे हैं? 100 लोग रह रहे हैं। अब अनुमान लगाइए इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर। आदमी कितने रह रहे हैं? यहाँ पर 100 रह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ये संख्या जो है वो कम हो गई, अब घट करके 80 हो गई। तो क्षेत्रफल तो इतना का इतना ही रहा, 1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा, लेकिन इसकी संख्या जो है वो घट करके कितनी हो गई? 80 हो गई। मतलब कि जो अनुपात है इसका वो घट गया। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है। अर्थात सुनहरा रेशा क्या होता है? तो जो पटसन होता है, जो जूट होता है, इसी को जो है वो सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग पटसन की बात करें, जूट की बात करें, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन जो है वो भारत में होता है। कहाँ पर होता है? भारत में होता है। और अगर भारत की बात करें कि भारत में कहाँ पर, तो भारत का जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ पर होता है? तो दूसरे नंबर पर जो है वो बांग्लादेश में इसका उत्पादन होता है। कहाँ पर? तो बांग्लादेश में जूट का उत्पादन जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन निर्यात के मामले में देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा जूट का निर्यात करता है,
और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर जूट का निर्यात करने वाला है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो भारत का कौन सा क्षेत्र, कौन सा प्रमुख क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, वो कौन सा क्षेत्र था? तो उसका ऑप्शन जो था वो जूट ही था। क्या था? जूट था। कैसे? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश जो है उस टाइम जो है वो ये बना था पूर्वी पाकिस्तान, और ये भी जो है वो जूट उत्पादन वाला क्षेत्र था, पूरा का पूरा बंगाल वाला। और चूंकि ये पाकिस्तान हो गया था तो बहुत बड़ा जो भाग है वो जूट का वो अब जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, और इसी क्वेश्चन का जो है वो लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? तो बलूचिस्तान में जो खाना बदोश होते हैं, जो चलवासी होते हैं, उनको जो है वो किजसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किजसी कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, चलवासी क्या होते हैं? तो खाना बदोश या चलवासी ऐसे लोग होते हैं जो है वो एक जगह पर मान लीजिए कुछ टाइम के लिए टिके, वहाँ पर कुछ रहे, यहाँ के संसाधनों का उपयोग किया अपने जीवन के लिए, उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ से छोड़ करके फिर दूसरी जगह पर स्थापित हो जाते हैं। फिर यही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाते हैं, फिर यहाँ से छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो खाना बदोश या चलवासी कहा जाता है, और ऐसे लोगों को जो है बलूचिस्तान में किजसी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है वो छांटिए। कौन सा युग्म सही है वो हमें छांटना है। तो सबसे पहली बात कि स्थानांतरण कृषि क्या होती है? तो स्थानांतरण कृषि कह लीजिए या झूम कृषि कह लीजिए, ये कुछ इस प्रकार की होती है कि मान लीजिए कोई जंगल का क्षेत्र है, तो इसमें लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं इसको काट देते हैं और काट करके यहीं पर जला देते हैं, और जलाने के बाद इसको जो है वो इसी मिट्टी के साथ इस राख को इसी में जुताई कर देते हैं, जिससे कि ये जो है ज़मीन जो है वो उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये लोग जो है वो खेती करते हैं, और कुछ टाइम तक अर्थात जब तक ये उपजाऊ रहता है यहाँ पर खेती की जाती है। फिर इसके बाद इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह पर जा कर के यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी को जो है वो स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि कहा जाता है, और इसी को विश्व में भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, और उसी का मिलान हमें चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है कि चेना नाम जो है वो बांग्लादेश में स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि चेना जो है वो बांग्लादेश में नहीं कहा जाता, बल्कि चेना जो है वो श्रीलंका में कहा जाता है। कहाँ पर? तो श्रीलंका में जो है वो स्थानांतरण कृषि को जो है वो चेना कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है मिल्पा, और मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को? तो इसको जो है वो जिम्बाब्वे में तो नहीं कहा जाता है। फिर कहाँ कहा जाता है? तो इसको जो है वो मैक्सिको में कहा जाता है। कहाँ पर? तो इसको जो है वो मैक्सिको में लिम्पा कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो गया। जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है लदांग, अर्थात जो स्थानांतरित कृषि है इसको मलेशिया में लदांग कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मलेशिया में जो झूम कृषि है उसको लदांग ही कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ये जो झूम कृषि है इसको भारत में भी कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप एमपी में चल जाएंगे, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ पर इसको दहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहिया, या इसी को जो है वो बेवर कहा जाता है झारखंड वाले इलाके, बुंदेलखंड वाले इलाके में। अगर यही आप उधर के साइड चले जाइए आंध्र प्रदेश के साइड में, तो इसी को जो है वो पोंडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोंडू कहा जाता है। अगर पश्चिमी घाट में चले जाइए तो पश्चिमी घाट में इसे जो है वो कुम्हारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट में इसे कुम्हारी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, अर्थात वो क्षेत्र जो है उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो कटावट होती है चिकनी मिट्टी की बहते हुए पानी के द्वारा, उसको जो है वो गली इरोजन कहा जाता है, या उसको जो है वो गली कटाव कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर गली इरोजन का उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो अगर उदाहरण की हम लोग बात करें तो जो चंबल नदी का बीहड़ इलाका है, जो चंबल नदी का
जो बीहड़ इलाका है यहाँ पर आपको गली इरोजन का उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे तो जो नदी है जहाँ से भी गुजरती है यहाँ से ये काटते हुए निकल जाती है, और इस नदी ने, चंबल नदी ने इसको इतना काटा है, इतना काटा है, इतना काटा है कि ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो उथल पुथल हो गई है। इसको आप ध्यान रखिएगा, और इसी को जो है वो चंबल नदी का बीहड़ कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है किससे। तो निच्छालन की प्रक्रिया किससे संबंधित है वो हमें छांटना है। तो सबसे पहली बात कि निच्छालन होता क्या है। तो मान लीजिए कि जो मिट्टी है, वो मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिले होते हैं जो कि पोषक तत्वों का काम करते हैं पौधों के लिए। लेकिन अगर मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा पानी दिया जाए, बहुत ही ज़्यादा बरसात हो, बहुत ही ज़्यादा बरसात हो, तो क्या होता है कि पानी रिस 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 करके ये जो है वो नीचे की तरफ जाता है, और इसी के साथ जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो भी रिस रिस करके, जो खनिज पदार्थ हैं वो भी रिस रिस करके जो है वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और ज़मीन जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है। इसी को जो है वो निच्छालन की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को जो है वो निच्छालन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है ये कह रहा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र से संबंधित है निच्छालन। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो निच्छालन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है। जैसे कि मेघालय वाला क्षेत्र देखेंगे, जैसे कि पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर जो है वो निच्छालन की प्रक्रिया होती है। इसीलिए पहला वाला तो जो है वो जो है वो संबंधित है निच्छालन से। उसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि खनिज और मिट्टी से संबंधित है निच्छालन। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मिट्टी से ही तो खनिज पदार्थ बह करके नीचे चला जा रहा है, अर्थात इससे भी संबंधित है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि पौधों की जड़ों से संबंधित है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि निच्छालन का पौधों की जड़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर बरसात होगी तो वहाँ का जो मिनरल्स है वो नीचे जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए जो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, और एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, अर्थात 3 मुख्य कारक क्या हैं किसी भी देश के जनसंख्या में परिवर्तन होने के लिए, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि जन्म दर जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी देश है, मान लीजिए कि भारत ही है, तो यहाँ पर अगर जन्म दर बढ़ता है, जन्म लेते हैं ज़्यादा बच्चे, तो यहाँ की जनसंख्या जो है वो जाहिर तौर पर बढ़ेगी। इसलिए ये तो एक कारक है, ये है। उसके बाद दिया है मृत्यु, अर्थात मृत्यु से भी जनसंख्या दर में परिवर्तन होगा कोई, बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर मृत्यु होने लग जाए तो जनसंख्या जो है वो घट जाएगी। क्या होगा? घट जाएगी। उसके बाद दिया हुआ है विवाह, क्या विवाह करने से जनसंख्या में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्यों? कैसे नहीं होगा? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये भारत के 2 गांव हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से एक लोग और यहाँ के एक लोग, दोनों लोगों ने मिलकर के शादी कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ की लड़की है, यहाँ का लड़का है, दोनों ने मिलकर के शादी कर लिया, तो क्या होगा? यहाँ से वो लड़की या तो यहाँ चली जाएगी, या यहाँ की लड़की जो है, लड़का जो है वो यहाँ चला आएगा। इसमें जो है वो जनसंख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या तो उतनी की उतनी ही रह गई। हाँ, जब ये लोग जो है वो शादी के बाद जब बच्चे पैदा करते हैं तब जनसंख्या में परिवर्तन होगा, तब वृद्धि होगी। लेकिन जब ये अगर पैदा करते हैं तो वो जो है वो जन्म दर में आ जाएगा। इसीलिए विवाह का जो है वो कोई विवाह कारक नहीं है जनसंख्या में। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, जन्म दर ये तो कारक है, ये है। मृत्यु ये भी कारक है। प्रवासन, क्या प्रवासन कारक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि इधर के साइड में भारत है, ये भारत है, और इधर के साइड में पाकिस्तान है। पाकिस्तान से कुछ प्रवासी जो हैं वो भारत में आ जाते हैं किसी कारणवश, तो क्या भारत की जनसंख्या बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। मतलब कि जनसंख्या में परिवर्तन हो गया, अर्थात प्रवासन जो है वो जनसंख्या में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है जन्म, ये भी कारक है। मृत्यु ये भी कारक है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति का जीवन कैसा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, इससे क्या जनसंख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब कि जो ऑप्शन डी है ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी है ये भी गलत हो गया। मतलब कि जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो किसी भी देश की कुल जनसंख्या और उस देश की जो क्षेत्रफल है इसको जो है वो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर भारत की हम लोग बात करें कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 460 है। कितना है? 460 है। अर्थात 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा कोई क्षेत्र है, उसमें औसतन रूप से जो है वो 460 लोग रहते हैं भारत में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम लोग कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। और कितनी है? तो ये है 1106 लोग। कितनी है? 1106 लोग। अर्थात बिहार में अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में जो है वो 1106 लोग रहते हैं। कितने लोग? 1106 लोग रहते हैं। अगर बात करें हम लोग कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो सबसे जनसंख्या घनत्व कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? तो वो जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर जो है वो 17 है। यह केवल इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक नगरीकरण जो है वो भारत में गोवा राज्य में है। कहाँ पर है? गोवा राज्य में है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या है? सबसे छोटा राज्य है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बहुत समय तक जो है वो विदेशियों का राज रहा था और इसको जो है वो 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से इसको आज़ाद करवाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसी भी देश की जो जनसंख्या की वहन क्षमता है उसको जो है वो वहाँ पर जो सीमित संसाधन है उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य एक क्या है। तो सूर्य जो है वो एक पीला तारा है। क्या है? पीला तारा है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। पीला तारा से क्या मतलब है? तो सूर्य जो है यहाँ से जब विकिरण चलती हैं, जब किरणें यहाँ से चलती हैं, यहाँ से जब प्रकाश चलता है तो उसमें 7 रंग होते हैं। लेकिन पृथ्वी पर पहुँचते पहुँचते ये जो है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं और ये जो है वो वायुमंडल में फैल जाते हैं बहुत सारे इसके कलर जो हैं। लेकिन जो येलो कलर होता है, जो पीला कलर होता है, इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है और ये जो है वो सीधे तौर पर पहुंच जाता है पृथ्वी पर। इसीलिए पृथ्वी से सूर्य को देखने पर ये जो है वो पीला दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसको जो है वो पीला तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पीला तारा कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर शुक्र की हम लोग लोकेशन की बात करें तो मान लीजिए कि ये है सूर्य, इसके बाद का जो ग्रह आता है ये है बुध। क्या है? बुध है। उसके बाद जो ग्रह आता है वो है शुक्र। कौन सा है? वो है शुक्र। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है शुक्र है ये, और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो है पृथ्वी। तो अगर शुक्र की बात की जाए तो शुक्र जो है वो सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। कौन सा है? दूसरे नंबर का है। और यह जो है वो आकार में पृथ्वी के ही समान है। इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी से जो है वो अपने नग्न आँखों से ही देखा जा सकता है। ये जो है वो तारे की तरह चमकता है। और इसको जो है वो आप शाम के समय देख सकते हैं या इसको जो है वो भोर के समय में आप देख सकते हैं। कब? इसको आप भोर में देख सकते हैं या इसको जो है वो सायं के समय में इसको आप अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं। और चूँकि इसको आप देख सकते हैं इसको, इसीलिए, और ये तारा की तरह दिखता भी है, इसीलिए इसका नाम जो है वो भोर का तारा और सांझ का तारा भी इसी का नाम है, शुक्र ग्रह का ही। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा। तो ग्रीनविच पर अगर 12 हो तो पूरब में 30 डिग्री क्या होगा। तो आप बड़े ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 1 डिग्री अगर पूरब में जाते हैं तो समय जो है वो
4 मिनट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो वो जो समय जो है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। तो अगर आप 30 डिग्री पूरब में जाएंगे तो समय कितना बढ़ जाएगा? तो समय जो है वो 4 गुणता 30 मिनट बढ़ जाएगा, मतलब कि 4 3 12, 120 मिनट बढ़ जाएगा। और इसको घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटा। कितना हो जाएगा? 2 घंटा। अर्थात अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहा होगा तो उससे पूरब दिशा में 30 डिग्री पर जो है वो दोपहर के 2 बज रहे होंगे, और दोपहर के 2 दिया है ऑप्शन ए में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? अर्थात अमेरिका की जो सुपीरियर लेक है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि यह विश्व की खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो खारे पानी का झील है वो सुपीरियर लेक नहीं, बल्कि वो जो है वो कैस्पियन सागर है। कौन सा है? वो है कैस्पियन सागर है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो गलत हो गया। उसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है ये सुपीरियर झील। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सुपीरियर झील है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये तो सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किमी की लंबी सीमा बनाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों के बीच लगभग 1700 किलोमीटर की सीमा बनाती है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये भी सही हो जाएगा। मतलब कि बी और सी दोनों सही हैं, इसीलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा नहीं है? अर्थात अमेजन नदी के बेसिन में कौन सा देश नहीं पड़ता है? तो अर्जेंटीना भी नहीं पड़ता है, चिली भी नहीं पड़ता है, लेकिन वेनेजुएला जो है वो अमेजन नदी के बेसिन में पड़ता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अमेजन नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दक्षिणी अमेरिका से। जो साउथ अमेरिका है यहाँ पर जो एंडीज़ पर्वतमाला है, जो एंडीज़ पर्वत है यहाँ से निकलती है, और ये जो है वो जा कर के अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। और ये किन किन देशों से होकर के जाती है? तो सबसे पहले तो ये जो है वो पेरू से जाती है। पेरू के बाद ये जो है वो ब्राज़ील में जाती है। ब्राज़ील के बाद बोलिविया जाती है। बोलिविया से फिर इक्वाडोर में। इक्वाडोर के बाद कोलंबिया में। कोलंबिया के बाद वेनेजुएला में। वेनेजुएला के बाद फिर ये गुआना में जाती है। गुआना के बाद ये फिर सूरीनाम में जाती है। और सूरीनाम के बाद ये जो है जाकर के अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस टीआरई में पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।